नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। क्या क्षेत्रीय दल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के समीकरण बिगाड़ने वाले हैं? आज इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा देश में कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका अपने अपने राज्यों में या अपने अपने क्षेत्र में दबदबा है। फिर चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके हो या फिर महाराष्ट्र में शिवसेना, इन सभी क्षेत्रीय दलों का अपना वोट बैंक रहा है। ये वो पार्टियां हैं जो राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकार में हिस्सेदार रह चुकी हैं। मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी, जेडीयू, शिवसेना और आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस का हिस्सा है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी बीजेपी विरोधी इसी गठबंधन में शामिल है। ये वो पार्टियां हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व है। कोई वर्तमान में सरकार में है या फिर कोई राज्य में मुख्य विपक्षी दल है। हालांकि देश में अभी भी कई पार्टियां ऐसी हैं जो ना तो एनडीए का हिस्सा हैं और ना ही इंडी गठबंधन का। उनमें ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजेडी, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की बीआरएस हो और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भी इसमें शामिल है। इसलिए इन पार्टियों को एनडीए और इंडी अलायंस दोनों ही अपने अपने खेमे में शामिल करने में जुटे हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या वाकई क्षेत्रीय दल दिल्ली की सत्ता में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? इस संबंध में सपा के मुखिया अखिलेश यादव पहले ही अपना रुख साफ कर चुके हैं। जी हां, अखिलेश यादव लगातार विपक्षी दलों को एक साथ आने की बात करते रहे हैं। उनका कहना है कि जो दल जिस राज्य में मजबूत है उसे उस राज्य में गठबंधन का नेतृत्व करना चाहिए। वहीं ऐसे ही कुछ राय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी है। हालांकि सवाल अब भी वही है कि क्या क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ आकर बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं? इसे 2019 के नतीजों से समझा जा सकता है। यूपी की बात करें तो 2019 में समाजवादी पार्टी को 17.96% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 49.56% वोट मिले। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना को 23.29%, तो बीजेपी को 27.59% वोट मिले। बंगाल में टीएमसी को 43.2%, तो बीजेपी को 40.25% वोट मिले। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 18.11%, तो बीजेपी को 56.56% वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में शिवसेना और शिरोमणि अकाली दल एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन फिलहाल दोनों की राहें जुदा हैं। इससे पहले 2014 में भी जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था तो 29 पार्टियां एनडीए में थीं और 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने अपने दम पर 282 सीटें जीती थीं, जबकि एनडीए को बाकी 11 साथियों ने मिलकर 54 सीटें जीतने में कामयाबी कराई थी। लोकसभा चुनाव के बाद कई दल एनडीए में आए, लेकिन कुछ पार्टियों ने एनडीए का दामन छोड़ दिया। 2019 के आम चुनाव में एनडीए को कुल 354 सीटें मिली। इनमें से बीजेपी को 303 और एनडीए के बाकी 12 दलों को 51 सीटें मिली। बावजूद इसके बीजेपी कहती है कि उसके लिए यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के सहयोगी बहुत खास हैं। बात अगर बिहार की करें तो 2024 में यहां बीजेपी को महागठबंधन से मुकाबला करना होगा। यहां 3 बड़ी पार्टियां कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। हालांकि यह और बात है कि जीतन राम मांझी अब एनडीए में शामिल हो चुके हैं। 2019 में मांझी की पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को सिर्फ 2.4% वोट मिले थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 3.6% वोट मिले थे और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को 6% वोट मिले थे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बात करें तो कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन में कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका बड़ा सियासी रुख रहा है और वो एनडीए का हिस्सा भी रही हैं। ऐसे में अलग होने वाली क्षेत्रीय पार्टियों की सियासी राह भी आसान नहीं है। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या एनडीए से अलग हुए दलों की घर वापसी हो सकती है? बात अगर यूपी की करें तो यहां सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल सोनेलाल और निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा है।
पिछले लोकसभा चुनाव में अपना दल सोनेलाल को 1.2% वोट मिले थे और उसे 2 सीट पर जीत भी हासिल हुई थी। संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी 10 सीटों पर लड़ी और 6 सीटें जीत गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि इन छोटी पार्टियों का असर सीमित वोटर तक है, इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जरिए बीजेपी पूर्वांचल में पकड़ मजबूत बना सकती है। ओपी राजभर गाजीपुर सीट पर बीजेपी को मदद पहुंचा सकते हैं। बीजेपी ने 2019 में यह सीट गंवा दी थी। इसके अलावा पंजाब में भी बीजेपी को सहयोगी दल की जरूरत हो सकती है। 2020 में अकाली दल ने कृषि कानून के विरोध में बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था। दूसरी तरफ दक्षिण की बात करें तो साउथ में सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य तमिलनाडु में डीएमके इंडी अलायंस का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के सत्ता से बेदखल होने के बाद एनडीए में शामिल होने के उनके चांस अब बढ़ गए हैं। वहीं ओडिशा में बीजेडी अभी तक किसी के साथ नहीं है। ऐसे में जो दल अभी किसी के साथ नहीं है उन्हें अपने पाले में करने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि अगर विपक्ष का इंडी गठबंधन एक सीट एक उम्मीदवार वाले सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनाने में कामयाब हो जाता है तो बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।